नमस्कार, स्टार हिंद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। स्टार हिंद न्यूज लेकर आया है आपके लिए एक खास शो जिसका नाम है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी में हम आपको दिखाएंगे कि भारत सरकार के द्वारा चलाए गए त्रिस्तरीय पंचायत कार्यक्रम कहां तक सफल हो पाया है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं नारायणपुर प्रखंड, जो भागलपुर जिला के अंतर्गत आती है। ये वो नारायणपुर प्रखंड है जहां 1976 में गंगा के कटाव से विस्थापित हुए 87 परिवारों को मई 2022 में प्रखंड कार्यालय में जमीन के पर्चे दिए गए। ये वो लोग हैं जो रेलवे की जमीन, जीएन बांध और 14 नंबर सड़क के किनारे खाना बदोश की तरह रह रहे थे। कई बार इन परिवारों ने अपने पुनर्वास की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना भी दिया था। वीडियो ने बताया कि इनमें से कई विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी लाभ भी मिल चुके हैं। नारायणपुर प्रखंड मूल रूप से गंगा और कोसी नदी की मुख्य धारा के बीच बसा हुआ है। यह एक विकासशील प्रखंड है जो इस क्षेत्र के इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को और स्थलों को खुद में संजोए हुए। इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मौदरापुर बाजार पर है। यह क्षेत्र राज्य के दूसरे जिले खगड़िया से सीमा साझा कर सीमावर्ती प्रखंड के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम त्रिस्तरीय पंचायत की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशासनिक एवं विधायी संबंधी सारे कार्य संविधान के नियमों के अनुकूल संचालित होता है, उसी प्रकार पंचायत समिति के सारे कार्य बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं एवं नियमों के अनुकूल संचालित होता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 34 से लेकर धारा 61 तक में पंचायत समिति के सारे कार्य को सम्मिलित किया गया है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत की तरह प्रत्येक पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है जो लगभग 5000 की अवधि पर निर्धारित होता है। अगर हम पंचायत समिति की संरचना की बात करें तो यह लगभग 5000 की आबादी पर निर्धारित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के रूप में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायत समिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनकर आए हुए सदस्यों के अतिरिक्त और भी निम्न सदस्य होते हैं। संबंधित प्रखंड या इसके निर्वाचन क्षेत्र का अंशतः या पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं विधान परिषद के वे सदस्य जो पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो। पंचायत समिति क्षेत्र में पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति की कार्य अवधि 5 वर्षों की होती है। इसकी पहली बैठक से अगले 5 वर्षों तक कार्य अवधि होगी। प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से 2 सदस्यों को प्रमुख और उप प्रमुख के रूप में चुनते हैं। यदि प्रमुख और उप प्रमुख के पद किसी कारण से बाद में रिक्त हो जाए तो पुनः अपने में से प्रमुख एवं उप प्रमुख चुने जाते हैं। पंचायत समिति के कार्य एवं दायित्व की हम बात करने जा रहे हैं। केंद्र
तथा राज्य सरकार एवं जिला परिषद द्वारा सौंपे गए कार्य पंचायत समिति को करना पड़ता है। सभी ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श एवं समेकन करना एवं समेकित योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना इनका कार्य है। पंचायत समिति का वार्षिक योजना बजट में पेश करना होता है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देना पंचायत समिति का कार्य होता है। प्राकृतिक आपदाओं में प्रमुख को 25,000 रुपया तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है। कृषि एवं उद्यान की उन्नति एवं विकास करना, खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार प्रसार करना, किसानों के प्रशिक्षण का इंतजाम करना इत्यादि कार्य भी पंचायत समिति को ही करना पड़ता है। सरकार के भूमि विकास एवं भू संरक्षण आदि कार्य करना भी पंचायत समिति के अंतर्गत आती है। कार्यकलापों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद की सहायता करना, लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण एवं अनुरक्षण में सरकार और जिला परिषद की सहायता करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वयन करना आदि पंचायत समिति का ही कार्य होता है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा का विकास एवं विस्तार करना, मत्स्य उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करना, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण आवास योजनाओं का कार्यान्वयन तथा आवास स्थल का वितरण करना, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन, मरम्मत एवं संरक्षण करना, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण करना, ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का कार्यान्वयन करना, सामाजिक एवं फार्म वानिकी के अंतर्गत अपने नियंत्रणाधीन सड़कों के किनारे और अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाना एवं उनका संरक्षण करना, सड़क, भवन, पुल, जलमार्ग तथा संचार के योजनाओं को कार्यान्वयन एवं संरक्षण करना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का पता लगाना, उसके विकास हेतु आवश्यक कार्य करना, शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, मरम्मत एवं संरक्षण आदि का कार्य करना भी पंचायत समिति के अंतर्गत आती है। तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन करना, सांस्कृतिक कार्यकलाप के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकलापों का कार्यान्वयन करना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, महिलाओं एवं बच्चों के कार्यक्रम को कार्यान्वयन करना तथा इनके विकास हेतु कार्यक्रम का निर्माण करना, समाज कल्याण जिसमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से निःशक्त लोगों के कल्याण हेतु कार्यक्रम तैयार करना तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का भी कार्यान्वयन करना, कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का कार्यान्वयन करना, जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित कराना, ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, सहकारिता के अंतर्गत सहकारी कार्यकलापों का विकास करना, पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत वाचनालय एवं पुस्तकालय खोलने से संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, समय समय पर सरकार द्वारा निर्देशित या सौंपे गए अन्य कार्य करना। ये सब कार्य पंचायत समिति के अंतर्गत आती है। आपको मैं बता दूं कि पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख कहा जाता है। इस वक्त मैं आ चुका हूं नारायणपुर प्रखंड के प्रमुख के पास। आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि नारायणपुर प्रखंड में नारायणपुर प्रखंड के प्रमुख के द्वारा किस तरह के विकास का कार्य यहाँ पर किया गया है।
सर आप अपना नाम बताइए। रंजीत जी, आप इसी प्रखंड से हैं? पंचायत प्रमुख साहब कौन है यहाँ के प्रमुख? श्रीमती रिंकू देवी जी। श्रीमती रिंकू देवी। आप क्या जानते हैं उनके बारे में, कुछ बताएंगे? कैसे व्यक्तित्व है? बहुत बढ़िया। क्या क्या काम करवाया उन्होंने? यहाँ जो है प्रमुखी विकास कोरोना काल में जो है जो भी अपने यानी कि युवा नेता हैं और बहुत ही कर्मठ हैं, ये कहना चाहिए। यानी कि उनके कार्य से आप बहुत संतुष्ट हैं। धन्यवाद। ये तो यही करवाएंगे सबसे मंदिर उधरने आना है तो मंदिर का ही हिस्सा ना। अच्छा ये जो 4 दीवारी का निर्माण किया गया है कौन करवाया है? छठ पूजा हेतु ये बनवाया गया है। नमस्कार, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं नारायणपुर प्रखंड के प्रमुख श्रीमती रिंकू देवी के आवास पर। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी से कि उन्होंने अपने प्रखंड स्तर पर क्या क्या विकास का कार्य किया है। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार सर। अवनीश जी, आप यहाँ के प्रमुख को जानते हैं? जी। क्या नाम है? रिंकू देवी। हमें आप बताने का प्रयास करें कि रिंकू देवी ने अपने प्रखंड स्तर पर क्या क्या विकास का कार्य किया। रिंकू देवी के विकास हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा विकास किए हैं। क्या जैसे हम लोग शिक्षा में भी बहुत बदलाव लाए हैं। जैसे में कि हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ की दीवार उवार सब टूटी उटी थी। स्कूल का भी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं थी। और जब से रिंकू देवी आए हैं प्रमुख में, दीवार उवार का भी बनाए, शिक्षा भी बनाए। और स्कूल में मेन गेट भी नहीं था, बच्चा लोग पहले ही भाग जाते थे पढ़ाई होने से पहले। किस विद्यालय की बात कर रहे हैं? विद्यालय नारायणपुर, नगरपाल उत्तर को जो पंचायत है उसमें मध्य विद्यालय नारायणपुर है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उसके बाद हाई स्कूल की भी स्थिति सही नहीं थी। हाई स्कूल में भी मतलब दीवार बाउंड्री नहीं थी और बार बार वही स्थिति थी हाई स्कूल के भी। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या वही थी जब हम लोग छठ करने जाते थे नारायणपुर लोग सब, हम लोग वहाँ छठ में था कि सीढ़ी घाट नहीं था, बहुत दिन से ही नहीं था। बहुत दिन से बहुत हम लोग जब मेरा उम्र 20-22 साल हुआ, हम लोग 10 साल से उम्र जाते, छठ तो हर साल होता है, वहाँ भी सीढ़ी घाट नहीं था। हम लोग बार बार गांव में 4-5 बच्चा डूब जाता छठ की वजह से। जब से ये देखे छठ घाट बनवाए तो 5 साल से हम लोग छठ उसी पे कर रहे हैं, सीढ़ी घाट पर भी। ब्लॉक की स्थिति भी जर्जर थी। ब्लॉक हम लोग जाते थे तो ब्लॉक में 4 दीवार भी नहीं थी, मेन गेट भी नहीं था और उतना भी लोग सुनता भी नहीं था। जैसे कोई काम करना, जैसे जातीय निवास बनाना हो और कुछ बनाना हो तो बच्चा लोग को नहीं। ये कौन नहीं करता? पहले वाले जो थे सर लोग थे वो सब उतना नहीं था। जब से बने हैं तो इनसे जब कोई ग्रामीण स्तर तुरंत मतलब बात करते हैं, काम भी आसान हो जाता है और शिक्षा लोग में भी आसान हो जाता है सब चीज।
सड़क उड़क भी बढ़िया है पहले से, इनसे संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार सर। हिमांशु जी, आपके प्रमुख कौन है? श्री रिंकू देवी। रिंकू देवी के द्वारा क्या क्या विकास कार्य किया गया, कुछ जानते हैं आप? हाँ, जैसे जैसे मध्य विद्यालय नैनपुर, बोरनहा ब्लॉक, हाई स्कूल। कार्य के बारे में क्या क्या काम हुआ? कार्य सर, जैसे हाई मिडिल स्कूल था ना, पूरा मतलब दीवार वार नहीं था, ठीक ना, अब मतलब दीवार वार ग्रिल सब लग गया है। हाई स्कूल में भी यही हाल था, गेट और पहले टूटा हुआ है, अभी भी अब ठीक हो गया है, अथी बन गया है, नया बना है, और ईटा सब भी मतलब अथी लग गया है। और बोरना में सर वो अथी था, गड्ढा था, ठीक ना, अब सीढ़ी बन गया है सर। नमस्कार, ग्राम कचहरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर प्रखंड के प्रमुख श्रीमती रिंकू देवी के पति मंटू जी। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनके प्रखंड में इनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य हुआ। ऐसे तो हमने लोगों से भी बातचीत की, आप अपना परिचय दे सकते? हम मंटू कुमार यादव, नारायणपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि, नरगरपरा उत्तर पंचायत से प्रतिनिधि हैं, और उसके बाद प्रमुख प्रतिनिधि। मंटू जी, आपने जो अपनी यात्रा प्रारंभ की बचपन से लेकर आज तक का, उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। हम किसान फैमिली से हैं, और हमारे पिताजी रेलवे में भी थे, सर्विस करते थे। हमारी माने हम परिवार और समाज के मीडियम क्वालिटी के फैमिली से हम आते हैं। हम जिस टाइम पढ़ाई शुरू किए थे, हमारे पंचायत में जो स्कूल था, मिडिल स्कूल, जहाँ से प्राइमरी शुरू पढ़ाई हम किए थे, उस टाइम फूस का स्कूल का जो रूम बना हुआ था, वहां से हम पढ़ाई शुरू किए। उसके बाद हम नारायणपुर हाई स्कूल से उच्च विद्यालय मैट्रिक किए। मैट्रिक के बाद हमारी पढ़ाई नारायणपुर जेपी कॉलेज में हुआ, इंटर तक हम पढ़ाई किए हैं। उसके बाद हम बिजनेस में लग गए। बिजनेस के करते करते अभी तक हम यहाँ पर प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में हम लगातार 10 साल से काबिज हैं। ये समाज का विशेष। किस तरह का बिजनेस करना आपने शुरू किया था और किस उम्र से करना शुरू किया था? हम जब पढ़ाई जिस टाइम हम कर रहे थे, पढ़ाई का जो मेरा लक्ष्य था वो देश सेवा के लिए हम चाहते थे कि हम भी फौज में जाए, क्योंकि फौज का बहुत माने क्षेत्र में दहशत था, समाज में दहशत था। जो परिवार के माने कम परिवार के लोग थे, जिसका माने पुत्र परिवार में एक पुत्र था, वो लोग उस टाइम फौज के नाम से ही दहशत में रहते थे। और जो संपन्न परिवार था वो तो नहीं चाहते थे फौज की नौकरी, चूंकि हमारे देश के सीमाओं के पास जो पाकिस्तान और चीन है, उनसे हमारे देश की लड़ाई, उसको अदावत लगातार माने शुरू से ही चलता आ रहा है। इसलिए हमारे समाज और मेरे देश के लोग अपने बच्चे को नहीं जाने देने के लिए चाह रहे थे। ऐसा नहीं कि सब माँ नहीं, सब पिता नहीं जाने के लिए दे रहे थे, लेकिन मैंने अक्सर लोग नहीं चाह रहे थे। लेकिन हमारा इच्छा था कि हम भी देखें कि फौज की क्या व्यवस्था है, फौज में ऐसे। आपको डर नहीं लगता था उस समय जब आप खुद, अभी आपने बताया कि पाकिस्तान या चीन
इसके साथ जो भारत का युद्ध होते रहता था, काफी क्षति होती थी, और उस वक्त आप फौज में जाना चाहते थे, तो क्या आपको डर नहीं लगता था? देखिए बदकर साहब, डर के आगे जीत है। और हम कभी किसी भी, जो अभी हम प्रमुख प्रतिनिधि हैं, ये भी हम डायरेक्ट इस लेवल से डायरेक्ट हम शुरू किए, हम और दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, और ना ही किसी पार्टी का झंडा और आंदोलन या किसी में हम नहीं कोई अति किए थे। डायरेक्ट हम चुनाव लड़े, हमारा समाज पे हमारा विश्वास था, उस तरह का कार्य हम समाज में किए थे, बिना प्रतिनिधि रहे। मैंने समाज, मैंने हमको लगता था अगर कोई तरह का, जितना हमारे पास व्यवस्था था, किसी तरह का समाज में होनी अनहोनी हो जाता था, तो हम लगता था कि हम अपना दुटका लगा के उसकी उनको सुदृढ़ करें। इसलिए डर का कोई बात नहीं। समाज में भी बड़े बड़े लोग प्रमुख बनने के लिए चाहते हैं, मुखिया बनने के लिए चाहते हैं, लेकिन हम निर्विरोध भी बने हैं प्रमुख, लगातार निर्विरोध प्रमुख बने हैं। तो हमारा भी समाज में हम कुछ किए हैं जिसका उपलब्धि समाज ने हमको दिया। समाज ने चाहा कि हमारा दुख सुख सुनने वाला कोई है, वो मंटू यादव है, उनकी पत्नी रिंकू देवी है, इसलिए समाज हमको लगातार 10 साल से बना के रखा। एक व्यवसायी अचानक राजनीति की ओर मुड़ जाता है, तो उसका क्या कारण था? कारण हमने बताया कि मैंने पहले जैसे कि फौज की बात सोचे, तू जो बताए, मेरा मन का मैंने ऐसा जलवा लगा के हम कर सकते हैं, हम फौज में जा सकते हैं। उसी तरह मैंने हमको लगा कि राजनीति में हम दूसरे का क्या, किसी मुखिया सरपंच का अति करेंगे, हम ही चुनाव लड़ जाते हैं। तो लड़ गए तो समाज हमको आशीर्वाद दे दिए, तो आपके सामने अभी तक काबिज है। पहली बार आप कब प्रमुख बने थे? 2016 में। तो जब आप पहली बार प्रमुख बने, उस समय की जो स्थिति थी, क्या क्या विडंबनाएं आपके सामने आई और कैसे आपने उसको सॉल्व किया? सबसे बड़ी बात, हम अपने पंचायत अपने गांव से ही लेते हैं। जिस स्कूल में हम पढ़े थे उसकी बहुत खराब दुर्दशा था। बिहार में वैसा स्कूल पूरे बिहार में कहीं नहीं था जो मेरे पंचायत में था, जिस स्कूल से हम पढ़े थे। ऐसी क्या परेशानी थी उस विद्यालय में? उस विद्यालय में मेरे ही समाज के, मेरे ही परिवार के बच्चा को नहीं पढ़ाया जाता था। उसमें गाय भैंस घोड़ा घोड़ी बकरी को पढ़ाया जाता था। गांव से जो लोग थे अपने घर में नहीं रख के उसमें बल्टी रखा जाता था, भूसा रखा जाता था, वो भी मेरे समाज के ही लोग, दूसरा लोग नहीं थे। और आज हम उस स्कूल को ऐसा स्कूल बनाए अपने बलबूते पर। हमारा विधायक भी मदद किया बेचारा, थोड़ा बहुत एक रूम बनाए हैं। ऐसा स्कूल हम बनाए हैं अभी कि मैंने प्रखंड में अगर नंबर 1 पर नहीं है तो 10 से नीचे भी नहीं है। ऐसा स्कूल हम आज बना के उसको छोड़े हैं समाज के लिए। प्रमुख साहब से ग्राम कचहरी में बातचीत की सिलसिला आगे भी जारी रहेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ग्राम कचहरी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे यहाँ के वर्तमान प्रमुख श्रीमती रिंकू देवी के पति श्री मंटू जी से। मंटू जी, पहले मुझे पता लगा था कि हॉस्पिटल का जो जमीन है उसको शायद किसी के द्वारा बेच दी गई थी, सरकारी जमीन। ये क्या माजरा था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हॉस्पिटल का जो जमीन था, एक क्रिश्चियन परिवार थे बहुत पहले नारायणपुर स्टेशन के ही पास। उन्होंने, उनके पूर्वजों ने जमीन को हॉस्पिटल के नाम से दिया था, जमीन दान दिया था। यह अधिग्रहण किया था सरकार, उतना तो हमको अथी नहीं है। उसके बाद बहुत दिन बाद उसका परपोता नाम करके ठाड़ा करके हमारे ही गांव के मने भूमि माफिया ने उस जमीन को खरीद लिया।
चूंकि उस टाइम तो जमीन का वैल्यू था नहीं, अभी वो जमीन का करोड़ों का वैल्यू है। उस जमीन को खरीद लिया और ये 2016 का बात है। खरीदने के बाद हमारे हॉस्पिटल प्रभारी थे विजय बाबू विजेंद्र विद्यार्थी जी, उन्होंने इस बात की सूचना दी। हम लोग उस टाइम तो राजनीतिक नहीं, अपने बाहुबल से और सामाजिक ताकत के आधार पे हम जाके उसको रोक दिए। रोकने के बाद तब तक तो रोक दिए, तब तक समय कुछ कट गया, तब तक फिर हम 6 महीने के अंदर प्रमुख हम बन गए। प्रमुख बनने के बाद उस कवाला पे उसने रसीद कटवा लिया था, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब और हम और कुछ हमारे समाज के लोगों ने डायरेक्ट बैठकर उसको कैंसिल करवाए, रसीद को कैंसिल करवा के फिर हॉस्पिटल का आज बहुत बड़ा 30 बेड का मकान बन गया उस जमीन पे। सुचारू रूप से इलाज हो रहा है। उसको हम पहले अपने फंड से, प्रमुख फंड से, पंचायती तिरस्ते फंड से चारों तरफ बाउंड्री, ओटी ने वो महिला सबका जो अति होता है, उस ऑपरेशन थिएटर हम अपने मैंने प्रमुख फंड से उसको बनवाए और बाउंड्री गेट। आज मैंने लगता है कि मेरा भी हॉस्पिटल है, नहीं तो इधर से स्टेशन से उतरिए, उधर गंगा के किनारे चल जाइए, उधर से उतरिए इधर चलाइए। मैंने जुआ शराब का अड्डा बना हुआ था, सुगर का भी भिखारी उसमें बना हुआ था। आज जितनी हम व्यवस्था किए हैं, हमको गर्व है कि मेरा भी हॉस्पिटल है और आज हमारे समाज को भी लगता है कि हम जिसको प्रमुख बनाए, प्रतिनिधि बनाए, उसने मेरे परिवार, मेरे समाज के लिए कुछ किया। प्रमुख बनने के बाद जो राजकीय शासक जो है यहाँ पे, जैसे बीडीओ, सीओ और आप जनप्रतिनिधि और राजकीय शासक के बीच में कभी ऐसा मौका आया जो आपका तालमेल उनके साथ नहीं बन रहा था या वो मनमानी करना चाहते थे पंचायती लोगों के साथ, ऐसा कोई समय आया होगा आपके साथ? देखिए, अभी तक ऐसा समय इसलिए नहीं आया, हम प्रमुख प्रतिनिधि हैं ही और समाज के लिए भी हम बहुत कुछ है। और जो भी यहाँ पे पदाधिकारी आते हैं वो कार्य करने के लिए आते हैं, राजनीति करने के लिए नहीं। अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो हम उसकी राजनीति चलने नहीं देंगे। राजनीति करने के लिए हम हैं और हमारे समाज के लोग हैं। आप पदाधिकारी हैं, अपने दायित्व को निभाइए, हम उसमें सहयोग करेंगे। दायित्व से बाहर जाइएगा तो हम चलने भी नहीं देंगे और ऐसा अभी तक हमको मौका भी नहीं मिला। जो भी पदाधिकारी आए, चाहे मनरेगा का हो, बीडीओ साहब हो, सीओ साहब, मैंने जितना भी पदाधिकारी है हम उसको एक बार जरूर समझाते हैं, उनको कहते हैं और लगभग लोग मिल के ही चलता है, ऐसा कुछ बात नहीं। एक बार ऐसा कुछ हुआ था 2018-19 में, एक मनरेगा पीओ थे, महेंद्र बाबू करके नाम थे कुछ उनका। हम लोग चाहे कि भाई हम लोग को भी मनरेगा से कुछ कम हम लोग के द्वारा भी कराया जाए। पंचायत में मुखिया जी सब करते हैं तो पंचायत समिति पहले 2006 में करते थे, तो अभी भी करवाया जाए। उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि देखिए जो है आप लोग का लेटर अभी तक नहीं आया है, अगर जो बीडीओ साहब इसमें आश्वासन या ठीक कर देते हैं, प्रकलन बनवा देते हैं तो हमको कम करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। सत्येंद्र जी बीडीओ साहब थे, बड़ा भले लोग थे, बेचारा यूपी बलिया इधर के थे। उनसे हमारी बात हुई कि ऐसे ऐसे बात है कि आप ही को बोला गया है तो करवा दीजिए। तो बीडीओ साहब ने एक नया कॉपी मंगवाया और अपने स्टाफ से सारा चीज लिखवा के, प्रकलन तैयार करवा के रेडी कर दिए। तब हम लोग गए पीओ साहब से, मनरेगा से, पीओ साहब अब जो है वो बीडीओ साहब रेडी है तो आप भी कर दीजिए। उनके बाद वो मुकर गए कि ना, जो अब डीडीसी साहब से आपको आदेश लेना होगा। हम के लिए ये तो नहीं होगा, आप ये बोलते तो हम बीडीओ साहब को इसमें परेशान नहीं करते, क्योंकि बीडीओ साहब भी कुछ खराब इधर उधर कर रहे थे। लेकिन फिर उनको लगा कि जब होता है तो होने दीजिए।
हम जितना मना पंचायत समिति के प्रतिनिधि पंचायत समिति थे, हम भी लोग भी आवेश में थोड़ा आकर सभी मनरेगा कर्मचारी को रूम में बंद कर बाहर से ताला मारकर हम लोग वहीं पे बैठ गए। उस टाइम पूरा बवाल हुआ, थाना प्रभारी, डीएसपी साहब, एसडीओ साहब सब लोग आए, मध्यस्थता कराए। हम बोले कि नहीं, जब तक डीएम साहब का कोई अथी नहीं हो हम मना नहीं करेंगे, आप एफआईआर कीजिए, हम लोग जेल जाएंगे। चूंकि इसलिए कि हम काम करने की नहीं बात कर रहे हैं। फिर डीएम साहब बीडीओ साहब से बात किए, बीडीओ साहब अपने चम्बर से आए, 9 बज गया रात, तब तक सब लोग बंद ही थे। 9 बजे रात में फाइनल हुआ। डीएम साहब बोले कि ठीक है, कल आप लोग आइए, जो भी प्रक्रिया होगा उसका हम आप लोगों के साथ रहेंगे, आपको मदद करेंगे। इसी आश्वासन पर हम लोग फिर उनसे बातचीत की, उनको छोड़े गए, ताला खोला गया, फ्री किए गए। आज उसी टाइम से फिर से पूरे बिहार में पंचायत समिति को मनरेगा का काम दिया गया है। उसमें नारायणपुर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि का सहयोग है। आज पूरे बिहार में मनरेगा का काम पंचायत समिति के द्वारा किया जा रहा है। इसी चीज का हम लोगों को गर्व है। कुछ लोगों का कहना था कि प्रमुख साहब काफी दबंग हैं और जो जिद कर लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं, ये कहाँ तक सच है? देखिए, दबंगता का बात, हम किसी तरह का क्रिमिनल कभी नहीं रहे हैं। बशर्ते बात यही है कि समाज का एक बड़ा तबका हमारे साथ है। मैंने लगता है कि किसी भी काम में, चाहे सामाजिक कोई तरह का विद्रोह हो, चाहे मैंने हमारे यहाँ कभी कभी मार्केट में हिंदू मुस्लिम ही हो जाता है, समाज में किसी प्रकार का कोई दो जाति ही लड़ जाता है, या कभी हमारे गांव में ही अपने पंचायत में ही मनाना हो जाता है, किसी जमीन लेके, कोई शादी ब्याह लेके, किसी तरह का विवाद। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि पत्रकार जी के द्वारा इलेक्शन में हमको मदद मिला था कि नहीं। हमको ही लगता है कि अगर वो आदमी आए हैं तो उनका काम कर देना है, और काम वही करेंगे जो काम सही होगा। या सही नहीं होगा तो ये हम मुंह पे कहने का दम रखते हैं कि आप गलत हैं, गलत जगह नहीं जाइए, आप ओझरा जाइएगा, आप फंस जाइएगा। तो लोगों को यही बात अच्छा लगता है कि कम से कम एक प्रमुख साहब का अभी वर्तमान लोग हैं जो कि किसी भी आदमी को, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों को मुंह पे कह सकते हैं कि आपके द्वारा ये गलती हुआ। अभी मैं आपके ही पंचायत के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, मुझे नाम तो नहीं याद है। उनका कहना था कि पहले जो ब्लॉक की स्थिति थी, जैसे कि आवासीय बनवाना या जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, अन्य जो भी ब्लॉक से रिलेटेड कार्य होता है, तो उसमें काफी दौड़ भाग करना पड़ता था। और जब प्रमुख साहब आए तो फिर हम लोगों का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो पहले की क्या स्थिति थी और कैसे आपने उसमें सुधार किया? पहले जो स्थिति था तो हम ब्लॉक सब नहीं जाते थे, हमको राजनीति से कोई मतलब था नहीं, इसलिए पहले की जानकारी हमको उतना सही ढंग से है नहीं। प्रमुख बनने के बाद तो कुछ समस्या, प्रमुख बनने के बाद देखिए, चोरी चमारी थोड़ा बहुत तो अभी भी होता, हम यह नहीं कहेंगे कि 100% सही है, लेकिन यह सही है ग्राम कचहरी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मंटू जी, हमने सुना है कि पहले जिस समय आप 2016 में पहली बार प्रमुख बने तो उस समय इंदिरा आवास वगैरह जो दी जाती थी समाज में जो आपके पंचायत निवासी हैं, तो उस दौरान जो पदाधिकारी वगैरह थे, तो जो भी राशि मिलना चाहिए था व्यक्ति को, वो पूर्णतः उसको नहीं मिल पाता था। क्या ये सच है? कहाँ तक सच है और कैसे, क्या आपने उसमें सुधार किया? देखिए, इंदिरा आवास का जो राशि है, उस राशि पे प्रतिनिधि या पदाधिकारी
अपना अधिकार समझते थे। यह सत्य बात है, अधिकार समझते थे। कुछ जगह है भी, अभी भी समझना चाह रहे अधिकार। तो हम एक चीज को सबसे पहले खत्म हम इस चीज को किए कि कोई भी अपना रेट नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि इंदिरा आवास मिलना है तो इतना रुपया जमा करना होगा तो इंदिरा आवास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले पदाधिकारी लोग ऐसा करते थे। लेकिन इसको हमने खत्म किए कि आप भी हमारे माने जिला के हैं, इस इलाके के हैं, आप भूले भंगठे भी पता कीजिएगा स्टाफ के द्वारा भी, जो आवास सहायक हो या लाभुक के द्वारा भी, कि प्रमुख साहब के नाम पे भी 1 रुपया लिया जाता है या आवास सहायक। इसीलिए हम ये जो प्रतिबंध हम लगाए हैं कि पैसा आपको अधिकार समझ के नहीं लेना होगा, और जिसने अगर किसी से पैसा कोई जबरदस्ती किसी प्रतिनिधि या कोई पदाधिकारी अगर ले रहा है, लिया है, तो आप आके हमको नाम बताइए, हम गारंटी के साथ उसका पैसा वापस करवाएंगे और उसको जो है इंदिरा आवास का भी आवास भी मिलेगा। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत। पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई कर्मचारी समाज के किसी व्यक्ति को इंदिरा आवास मिला हो, उससे वो कुछ पैसा वसूली किया हो, ऐसा कुछ कभी हुआ था, ऐसा घटना? देखिए, कुछ पैसा तो हम आपको बताइए दिए कि 100% सत्य नहीं है, कुछ न कुछ है। ऐसा हुआ है, एक नहीं, एक साथ 4 लाभार्थी को हम अपने नगरपारा उत्तर में भी 8 नंबर वार्ड में 4 आदमी को आवास सहायक के द्वारा जो पैसा लिया गया था, उस पैसा को हम तो उससे वापस करवाए और उसको आज आवास भी मिला हुआ है। हम अन्य विकास कार्यों की ओर थोड़ा मुख मोड़ना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि 2016 से अभी तक किन किन क्षेत्रों में आपने विकास के ऊपर ध्यान दिया और सफल भी हो पाए? हम जो है सबसे पहले स्कूल की तरफ हम मुड़े, स्वास्थ्य की तरफ मुड़े, जिसमें आप स्कूल की कुछ स्थितियां के बारे में बताएं। स्कूल की स्थिति हम शायद आपको बता देते हैं। नारायणपुर में स्कूल, मिडिल स्कूल, नारायणपुर मिडिल स्कूल जो नगरपारा उत्तर पंचायत में पड़ता है, उस स्कूल को जब से हम पढ़े हैं उस स्कूल में, ना उसमें 4 दीवारी था और ना ही मैंने बढ़िया कमरा बना हुआ था, भवन नहीं था जो बच्चा पढ़ सके। लेकिन फिर भी जब स्कूल है ग्रामीण क्षेत्र है तो बच्चा को सबको तो भागलपुर पटना पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उस तरह की आर्थिक व्यवस्था नहीं है, लोगों को पढ़वे करता है। हम अपने व्यवस्था से पंचायत समिति प्रमुख के फंड के द्वारा आज मैं नारायणपुर मिडिल स्कूल को उस जगह पे ला दिया हूं जो कि भागलपुर जिला में 1 से लेके 10वां उसका गिनती जरूर होगा। बाउंड्री वॉल से लेके पार्किंग और खुला जिम, कमरा, बरामदा, मैंने जितना चीज हमको लगा कि इस स्कूल में चाहिए तभी स्कूल बनेगा, स्कूल लगेगा समाज को। चूंकि कोई लोग इस हो के जब गुजरता था तो हम जब प्रमुख फर्स्ट में बने तो हम लोग को भी लाज लगता था कि नारायणपुर हम इस स्कूल में पढ़े हैं, यही मेरा स्कूल है। ऐसी दुर्दशा बिहार में कहीं नहीं। उस स्कूल को हम उस जगह पे ला के दिए हैं क्योंकि अभी हमारा समाज का लोग बोलता है। बहुत पहले हमारे गांव में एक अधिकलाल गुरुजी थे, उसके बाद दोबारा लोग ये कहता है कि अधिकलाल गुरुजी के राह पे अगर कुछ चले तो प्रमुख प्रतिनिधि मंटू यादव है जिसने स्कूल को विशुद्ध किया।
स्कूल के अलावा और किन किन क्षेत्रों में आपने विकास किया? स्वास्थ्य में देखिए, स्वास्थ्य में नारायणपुर जो है पीएससी, नारायणपुर पीएससी में जानवर गाय माल से लेके सुअर का बैठने का व्यवस्था था, पॉकेट मार का व्यवस्था था, गंजेरी का व्यवस्था था, जुआरी का अड्डा था वहां पड़ा हुआ। आज उस स्थिति में हम उस हॉस्पिटल को चारों तरफ से बाउंड्री वाल और फेवर ब्लॉक रूम बना के ऐसी स्थिति में दिए हैं कि आपको जाने के बाद, गेट ही देखने के बाद लगेगा कि अनुमंडल का हॉस्पिटल है, ये नारायणपुर और माने ग्रामीण क्षेत्र का हॉस्पिटल है, गेट देखने के बाद लगेगा। हाँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर तो 19-20 आते जाते रहे हैं और हम लोग शिकायत भी करते हैं, माने बराबर डॉक्टर बदलते रहता है, अच्छा भी डॉक्टर है और खूब बढ़िया व्यवस्था से हॉस्पिटल भी चल रहा है। और एक ही हॉस्पिटल, ऐसा नहीं कि मैंने प्रखंड का बड़का हॉस्पिटल है तो आप उसका नाम लेके गिना दिए। नगरपाड़ा में देखिए, बहियार में हॉस्पिटल बना हुआ है, नगरपाड़ा पूरब हमारे प्रखंड में है, उस हॉस्पिटल को जब जाके देखिएगा तो आपको लगेगा कि सही बात है। भवानीपुर में हॉस्पिटल है, उसको बाउंड्री वाल, फेवर ब्लॉक, जितनी उसकी व्यवस्था है सब व्यवस्था हम किए हैं। मैंने सिर्फ ये नहीं कि प्रखंड के हॉस्पिटल, और जितना भी हॉस्पिटल है उसको आप देखिए। इसके अलावा फिर और क्या कार्य हुआ है? उसके अलावा तो जैसे कुछ जगह छठ घाट का डिमांड, महिला सब उस टाइम जब पर्वतनी होती है तो वो लोग तो उतने होता है गए वहां अच्छे इतना केदा हो चाहे तलस का हो चाहे प्रमुख साहब ही नहीं है, खाली स्कूल मतलब सब तरह का सोच का लोग है। तो उसी तरह 1-2 घाट नहीं, हम 10 घाट पूरे प्रखंड में बनाए हैं, लेकिन 100% तो सब जगह नहीं बना पाए हैं, लेकिन मेरा है व्यवस्था कि सब पंचायत में हम बना के ही देंगे। अभी हमारा 2 साल टाइम है, सब पंचायत में बढ़िया छठ घाट भी बनाएंगे ताकि छठ बढ़ती और समाज को भी मैंने जब वहां जाए तो लगे कि प्रमुख साहब के द्वारा कोई कार्य हुआ है। मिंटू, आगे का क्या योजना है आपका कि जैसे अभी आप प्रमुख हैं तो इसके आगे भी कुछ आपने सोचा है कि आगे क्या करना है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है, जब इसमें आ गए तब तो हमको नौकरी करने के लिए भी नहीं जाना है, नौकरी भी नहीं होगा, और बिजनेस से भी हम थोड़ा कटते चले गए। जो बिजनेस का मेरा माहौल था उससे भी हम हटते चले गए, हम पूर्णतः राजनीतिक में चले आए। हम तो ये चाहेंगे ही कि आगे का जो 2025 का चुनाव हो हम भी उसमें भागीदारी लें। उसका किस तरह का चुनाव? 2025 में तो सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव है, यानी एमएलए के लिए आप लड़ेंगे? हाँ। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा जिसके लिए आप लड़ेंगे? मुख्य मुद्दा मेरा रहेगा रोजगार क्षेत्र में फैक्ट्री, ताकि सरकार के द्वारा जो अभी आप देख रहे हैं बिहार में एक नौकरी का ट्रेंड चला, जो मैंने इलेक्शन के टाइम में आपने देखे होंगे कि बहुत जगह भाषण में राहुल जी ने खटाखट का नाम दिया था कि जो मैंने कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो सभी बहनों को 1 लाख रुपया 1 साल में हम देंगे। उसी तरह से बिहार में नीतीश जी की सरकार के सहयोग में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। लोगों में समाज में यही ट्रेंड चल रहा है कि भाई पहले से मुख्यमंत्री जी थे, लेकिन तेजस्वी जी के आने के बाद 5 लाख लोगों को बिहार में नौकरी दिया गया, और ये बहुत बड़े पैमाने पर, देश में क्या विदेश में भी ऐसा नहीं हुआ है जो नीतीश जी के सरकार में तेजस्वी ने करके दिखाया। नीतीश जी भी नहीं कर पाए जो तेजस्वी ने किया।
लेकिन तेजस्वी जी तो कांग्रेस के साथ ही हैं। राहुल जी ने जो कमिटमेंट किया था लोगों के साथ कि जीतने के बाद हर महिला के अकाउंट में साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो ये तो उनके साथ मिलकर उन्होंने कहा था ऐसा। हाँ, तो मिलके कहा था, तो उनका सरकार बहुमत में तो नहीं आ पाया। जब बहुमत में नहीं आएगा तो उस मुद्दा को थोड़े कोई मैंने है। मुद्दा तो रखा इसलिए जाता है कि हमारी सरकार आएगी, हम पावर में आएंगे तो हम ये उपलब्धि आपको देंगे, इस व्यवस्था के साथ हम आपको चलाएंगे। 500 सिलेंडर देने का बात किया था, लेकिन सरकारें जब नहीं बना तो जो सरकार बना वो अपना जो मेमोरेंडम दिए हैं उस पर चल रही है सरकार। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? अपनी आवाज सरकार तक कुछ ऐसे आपकी अगर कुछ इच्छाएं हो जो उनसे अपील करना चाहते हो आप? हम जो सरकार से कहना चाह रहे हैं, 2019 तक नहीं, 2023 तक केंद्र सरकार का लक्ष्य था कि पूरे देश में आवास का सारे योजना को खत्म किया जाएगा, माने पूरे देश में कोई भी लाभुक नहीं बचेगा। लेकिन 2 साल से हमारे बिहार में, खासकर बिहार में, यूपी में हुआ है। योगी जी ने मोदी जी से इस व्यवस्था को करवाया है कि यूपी में हुआ है, लेकिन बिहार में जो मेरा पहले से भी कोटा था वो भी मोदी जी को कहां तकलीफ थी। ये तो बड़े पैमाने की बात है, वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन तकलीफ जरूर है उनको। इसलिए तकलीफ था कि उनको 39 संसद बिहार ने दिया था, 40 में 39 संसद, और यह संसद जो 39 संसद मिला था इसीलिए मिला था। ऐसा नहीं हुआ था उस टाइम की आरजेडी का जो वोटर है वो आरजेडी को दिया। आरजेडी को अगर वोट करता, इंडिया गठबंधन को उस टाइम गठबंधन को वोट करता, एक एमपी जो 39 में 39 हारा, 2-4 एमपी को छोड़ दीजिए तो 3 लाख से कम से कोई नहीं हारा था। 2.5 लाख 3 लाख से सभी सांसद हारे थे जो महागठबंधन के थे। इसलिए कि पूरा समाज ही मोदी जी पे विश्वास किए थे कि कम से कम कांग्रेस के नाम पे फलना लूटा, बीपी सिंह लूटा, इंद्र कुमार गुजराल में ये हुआ, मनमोहन जी कुछ बोलते नहीं है, चुपे चाप रहते हैं। मोदी जी को तो ना कोई परिवार है ना कोई कुछ है, तो लगा मैंने पूरे देश की जनता को, उसमें जादव मियां हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सभी ने मोदी जी पे विश्वास किया कि मोदी जी ही एक ऐसा आदमी है कि जो धन कमा के किसको देगा। पत्नी भी बेचारी पहले से त्यागी हुई है, बेटा है ये नहीं है, तो मैंने पैसा आखिर देंगे किसके लिए कमाएंगे, ये होता है। समाज में भी कुछ लोगों पे लोग विश्वास करता है, इसलिए पूरे देश ने उन पे विश्वास किया और बिहार में खास करके विश्वास किया। ऐसा पूरे देश में जो हुआ बिहार में, ये बहुत बड़ा राजद का क्षेत्र था, लालू यादव का सामाजिक न्याय का बिहार था, उसमें एक तृप्त होकर पूरे बिहार ने एनडीए पर ना मोदी जी पे विश्वास करके 39 दिए। लेकिन हमको लग रहा है कि मोदी जी सौतेला व्यवहार किए, इंदिरावास का भी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, विशेष पैकेज की बात चल रही थी, अभी देखे कि 2 दिन पहले विशेष पैकेज को भी खारिज कर दिया गया। जो पहले से डेवलपमेंट का पैसा आता है बिहार सरकार को, वही पैसा दिया गया है। स्प्रे बेड 3 स्प्रे बेड दिया नया। तो रोड का जो बात है, स्प्रे बेड का बात जो है, वो तो मैंने सरकार का एक टारगेट है, पूरे देश का एक टारगेट है, ऐसा नहीं कि बिहार के लिए। विशेष पैकेज मैंने होता है कि बिहार के व्यक्तिगत युवाओं, बेरोजगार, किसान, मजदूर को बिहार के स्प्रे बे का मतलब है कि हमें बंगाल से लेके यूपी जोड़ देंगे, उसमें पूरे देश के लोगों को मदद मिलेगा, रोड मिलेगा। बिहार वाले ऐसा थोड़े है कि अगर एक्सप्रेस बनाए हैं अखिलेश जी तो बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं तो उसका उपयोग नहीं करते हैं।
वो तो देश पैमाना पे बात है। बिहार के लिए जो विशेष पैकेज की बात थी, उसमें मोदी जी ने हमारे नीतीश जी को और बिहार को ठगा है। यानी मोदी जी ने कहा था कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे या विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आप भी सुने थे अगले चुनाव में, इस चुनाव का बात छोड़िए, अगले चुनाव में मोदी जी ने कहा था 7 लाख करोड़ दे दें, 70 लाख करोड़ दे दें, 80 लाख करोड़ दे दें, सारा लाख करोड़ दे दें। इसमें लालू जी ने कटाक्ष भी किया था कि मोदी जी थोड़ा धीरे बोलिए, गला का नस फट जाएगा, ये किए थे। लेकिन अगला बार भी तो मोदी जी का सरकार बना, आप ही बोलिए ना, या समाज से पूछिए कहीं कि उस तरह का व्यवस्था हुआ। इंदिरा आवास के लिए आप पदाधिकारी से भी जाके मिल सकते हैं कि टारगेट दिया गया है, टारगेट ही नहीं दिया जाता है बिहार को खासकर। बिट्टू जी, ये आपके ही समाज के कुछ लोग हैं, ये भी आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। पहले कौन पूछेंगे? क्या आप? क्या नाम है आपका? शेखर कुमार। शेखर कुमार। शेखर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रमुख साहब से पूछना चाहते हैं, अभी हाल फिलहाल जो 4 गो बच्चा डूबे हैं गंगा जी में, इनका कोई उपाय लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं प्रमुख साहब? प्रमुख साहब, आप जवाब दें। बहुत बड़ी अनहोनी मेरे प्रखंड में हुआ, और वो हमारे ही अनुमंडल के बच्चा थे 4, जो कि अकाल मृत्यु उनकी हो गई। सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दिया जाता है वो तो सेम डे ही 4-4 लाख का चेक हम दिलवाए, लेकिन वो जो बच्चा डूबा उसमें हमारे जो सीओ है उनके एक भूल से इस तरह की बहुत बड़ी घटना हुई है। इसलिए मैंने आपको लगता होगा कि सीओ पे आरोप लगा रहे हैं और किसी पे नहीं, चूंकि पदाधिकारी तो बहुत है प्रखंड में। व्यक्तिगत रूप से हम सीओ साहब को बोले थे कि जस्ट घाट के किनारे इस बार जेसीबी से काफी बड़ा गड्ढा किया गया है, जो कि लोग बाहर से पहले से आते हैं तो देखा है कि बराबर समतल जमीन है, मैंने जाते हैं जैसे कि ज्यादा जमीन पानी होने लगता है उसी का रिटर्न हो जाता था। आई जैसे देर बढ़ाएगा आपको डायरेक्ट गड्ढे में गिरेगा। उस व्यवस्था को किसी प्रकार का सही व्यवस्था नहीं किया गया था, नहीं घाट पे जनरेटर लगाया गया था, नहीं बैरिकेटिंग बढ़िया से किया गया था, न बैनर पोस्टर लगाया गया था, न माइकिंग किया गया था। अगर यह सब व्यवस्था होता तो हमको लगता है कि 4 बच्चा बच जाता, इस तरह की अनहोनी नहीं होता। उनका सवाल था कि अब आगे फिर ऐसा अनहोनी ना हो, उसके लिए आप क्या करने वाले? उसके लिए हम जो है बैरिकेटिंग, पोस्टर, माइकिंग, जितना व्यवस्था होगा हम सब व्यवस्था करवाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहां पे अनहोनी हो गया है उसी घाट को हम अपने द्वारा योजना में दे दिए हैं, उसके द्वारा उस जगह को सुदृढ़ किया जाएगा कि फिर दोबारा ऐसी अनहोनी विपदा नहीं आएगा मेरे क्षेत्र में।